घर पर एकदम ठीक हो और एकदम सेफ हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए यहाँ पर ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर डी, एडम स्मिथ। तो यहाँ पर एडम स्मिथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक जो है वो लिखी गई थी 1776 में। एक बार और सुन लीजिए इस बुक का जो नेम है, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये लिखी गई थी 1776 में और इसी बुक में ही इन्होंने आर्थिक मानव की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो आधुनिक अर्थशास्त्र का निर्माता भी इनको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और इसके अलावा जो बाज़ारवाद है, आधुनिक बाज़ारवाद, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें भी जो एडम स्मिथ हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा बेंथम। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? बेंथम। देखिए अगर बात की जाए आधुनिक युग में तो डेविड ह्यूम जो है उनका नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित रूप से जिन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत को लेकर आए, उसका विकास किया, ये है बेंथम। ठीक है, ये जो बेंथम है ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक हैं और इनको उपयोगितावाद का पिता भी कहा जाता है। उपयोगितावाद का पिता भी इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुधारवादी जो विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत की है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, सुधारवादी विचारधारा भी दी है इन्होंने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? तो बेंथम के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति के टोटल कितने स्रोत बताए गए हैं? ये बताए गए हैं 4। ठीक है, इसमें 4 स्रोतों की बात करें तो इनमें कौन कौन से हैं ये? एक तो है भौतिक, फिर है राजनीतिक, फिर है धार्मिक और उसके बाद है नैतिक। ठीक है, तो 4 तरीके के स्रोत बताए हैं, यानी 4 तरीके होते हैं जिनसे सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के लिए, मतलब इन्होंने मोस्टली जो फोकस किया है वो सुख दुख के कॉन्सेप्ट पे किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? यहाँ पर ध्यान देना है, समर्थक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ये जाएगा हॉब्स। क्या आंसर जाएगा इसका? हॉब्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है? इन्होंने शक्ति के अद्वैतवादी सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया है। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने? शक्ति के अद्वैतवादी सिद्धांत का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बहुलवाद का सिद्धांत नहीं दिया है हॉब्स ने, बाकी इनका नाम है, बट यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आंसर में आएगा हॉब्स। और हॉब्स ने दिया शक्ति के अद्वैतवादी सिद्धांत का। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो इससे पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि लेवियाथन जो है इसका लेखक कौन है? तो लेवियाथन जो है इसका लेखक कौन है? जल्दी से आप गैस कर सकते हैं तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर है हॉब्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा हॉब्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर लेवियाथन के बारे में। लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज, राज्य, सरकार के लिए सामूहिक नाम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ। देखिए ये इनका जो चिंतन है, हॉब्स का जो चिंतन है वो शुरू हुआ था प्राकृतिक अवस्था से, जब इंसान बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था, भय की कंडीशन में था। तो उस वक्त एक ऐसे समाज की कल्पना की गई, एक ऐसी संस्था की
एक मतलब ये कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ की कल्पना वहाँ पर की गई, जिसमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर समाज, राज्य और सरकार हो, जहाँ पर सब लोग बहुत आराम से रह सकें। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहा सकता है कि बर्बर जो व्यवस्था थी उससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने इसको लाने की बात की। ठीक है, लेवियाथन को। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है। सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है। किसकी धारा है? थोड़ा गैस कीजिए जल्दी से, क्या आंसर आ सकता है इसका? तो इसका आंसर आएगा प्रत्ययवाद। क्या है? प्रत्ययवाद। तो सामुदायिकतावाद जो है वो प्रत्ययवाद की विचारधारा है। अब प्रत्ययवाद, ये सामुदायिकतावाद क्या है? देखिए, समुदाय जहाँ से एक शब्द है समुदाय, ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो समाज से। तो सामुदायिकता में ज़्यादा फोकस इस विचारधारा में समाज के ऊपर किया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि समाज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो बस यही है, यानी हमें अपने दायित्व, अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है इस विचारधारा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है? ठीक है, यानी वो कौन सी विचारधारा है जो ये कहती है कि जो तथ्य है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तकनीक से पहले। तो ये आपको सोचने वाली इसमें कुछ बात ही नहीं है। इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा व्यवहारवाद। ठीक है, व्यवहारवाद, क्योंकि जब भी व्यवहारवाद की बात आती है तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक, आप इसको कह सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से इसमें सोचने के बारे में कहा जाता है। यानी इसको वैल्यू फ्री अप्रोच कहा जा सकता है। व्यवहारवाद को वैल्यू फ्री अप्रोच कहा जा सकता है। मतलब इसमें ये नहीं कहा जाता कि मूल्य क्या है क्या नहीं। इसमें जो मेन तथ्य है, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को देखने की बात कही जाती है। ठीक है, तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखा है इन्होंने इस चीज़ को बस। तो व्यवहारवादी विचारधारा जो है वो तथ्य को अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व मानती है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है ये है राज्य के प्रति प्रेम। ठीक है, क्या है? राज्य के प्रति प्रेम। इसका आंसर है राज्य के प्रति प्रेम। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसमें यह है कि जो राज्य है उसके प्रति जो नागरिक है उनमें बंधुता और संप्रभुता, सरकार, समाज, इन सब से रिलेटेड जो विचार है इनके बारे में चिंतन होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी विचारधाराएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसकी वजह से इंसान को उसका ज्ञान हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि राजनीतिक चेतना के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, जैसे कि लोकमत, न्याय, स्वतंत्रता। ठीक है, बस इस बारे में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन हमारा राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है राज्य के प्रति प्रेम, राज्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा अवेयर होना, सिंपल सी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सी सत्ता यानी कौन सी जो पावर है वो प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? कौन सी जो पावर है वो प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जो कानून है उसमें मतलब वो संसद द्वारा तो बनाए गए हैं, यानी विधायक तो है, मतलब संसद द्वारा तो बनाए गए हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कार्यपालिका का भी रोल है। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए। तो इसमें जो की जाती है वो है वित्त संबंधी, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है कार्यपालिका का, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारण की। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रत्यायोजित को इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेटेड। क्या? डेलीगेटेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ, कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इनमें से कोई भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में कानून बनाने में कार्यपालिका का रोल भी होता है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि कानून, संसद ने कोई कानून ला दिया गया है, उसके बारे में सारी बातचीत हो गई, लेकिन उसमें कार्यपालिका का इन्वॉल्वमेंट किया गया है और उन्हें कुछ रूल्स बनाने के लिए उनके ऊपर चीज़ें सौंप दी गई है। ठीक है, उनका इन्वॉल्वमेंट भी है। चलिए आगे,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जेरीमैंडरिंग की जो प्रथा है वो कौन से देश में प्रचलित है। जेरीमैंडरिंग एक तरीके से कहा जाए तो ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें चुनाव क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है किसी एक पार्टी को फ़ायदा होने के लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फॉल्स वे में है ये, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे रिलेटेड है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसमें क्या होता है, चुनाव क्षेत्र जो है उसको उसकी जो बाउंड्रीज़ है उसको चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसमें परिवर्तन ला दिया जाता है। इससे क्या है कि अपनी पार्टी का इसमें फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। कि अभी तो यहाँ है और यहाँ पर वोट नहीं मिले हैं, तो इसको चुनाव क्षेत्र को अपने वाले एरिया में ला दिया गया, तो क्या होगा कि ये वोट मेरे में काउंट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की ये पूरी की पूरी प्रणाली है, सिस्टम है, ठीक है। इसमें बाउंड्रीज को चुनाव क्षेत्र एक तरीके से कहा जा सकता है चुनाव क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है। ये जो कथन है ये बहुत मतलब ये जो कथन है ये किसका है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये कथन दिया है डनिंग ने। किसने दिया है, डनिंग ने। और यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि डनिंग ने ये कथन किसके लिए कहा है, मैकियावेली के लिए, ठीक है। किसके लिए कहा है, मैकियावेली के लिए। क्यों कहा गया है, डनिंग ने कहा है कि जब भी कोई विचारक होता है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में ही सोचता है, जो उसके आसपास चल रहा होता है वो उसी कंडीशन के बारे में सोचता है, और उसकी जो विचारधारा बनती है उसका जो पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको सोचने समझने की शक्ति होती है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही विकसित होती है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु होता है, और मेनली मैकियावेली के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर है पहले वाला, जॉर्ज सॉरेल संघ समाजवाद, हीगल व्यक्तिवाद, GDH कोल श्रेणी समाजवाद, और लास्की बहुलवाद। और हमें क्या बताना है, सुमेलित नहीं है, यानी जिसका मेल सही नहीं बैठ रहा है। तो इसका जो आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा हीगल के साथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हीगल ने व्यक्तिवाद नहीं दिया है, ठीक है। हीगल ने आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में बात की है। कौन से, आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा ए, आर्गन्सकी, ठीक है, क्योंकि खेल सिद्धांत से नहीं बल्कि शक्ति की अवधारणा से जुड़े हैं। कौन सी, शक्ति की अवधारणा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल्य तटस्थता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। ये अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो आपको ये आंसर भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन हमारे पास, मूल्य तटस्थता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा व्यवहारवादियों की, क्योंकि मैंने अभी पिछले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था व्यवहारवादियों से रिलेटेड। वहाँ पर आपको क्या बताया था कि व्यवहारवादी वैल्यू के ऊपर बात नहीं करते, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, वैल्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते। ये किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर, ठीक है, वैज्ञानिक चीज़ों के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आमंड ने। किसने, आमंड ने। आंसर नंबर सी रहेगा इसका करेक्ट। देखिए आमंड जो है उन्होंने 1963 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया, और उन्होंने क्या कहा कि संस्कृति, मतलब इसके बारे में अगर कहा जाए तो कहा जा सकता है कि संस्कृति के वे पक्ष जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है, मतलब राजनीतिक संस्कृति का उन्होंने क्या मतलब निकाला कि संस्कृति के वो पक्ष जो किसको प्रभावित करते हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1963 में किसने किया, आमंड ने किया। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर तो सभी को बहुत अच्छे से पता ही होगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस किससे रिलेटेड है।
अमेरिका में वाइट हाउस जो है, न्यूज़ में बहुत आता रहता है, सबको पता ही होगा। तो ये राष्ट्रपति जी का रहने की जगह है, ठीक है, यहाँ पर उनका निवास स्थान है ये, तो राष्ट्रपति जी के से रिलेटेड है। अगला है आता है क्वेश्चन नंबर 18। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स जो है, यानी जो विधेयक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको थोड़ा गैस कीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है डी, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा। अब देखिए बिल ऑफ राइट्स में ये जो है ये कब लाया गया? ये लाया गया है 1791 में, मतलब इसको अपनाया गया है 1791 में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि दो कंडीशन है इसमें, दो कंडीशन है। पहली बात तो ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अमेरिका का जो संविधान है, उसमें सरकार को यानी गवर्नमेंट के को कोई शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, इस बिल ऑफ राइट्स में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन शक्तियाँ हैं सरकार के पास, सिर्फ वही उसकी है, ठीक है, सिर्फ वही शक्तियाँ मिलेंगी जो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान द्वारा प्राप्त की गई है या फिर दी गई हैं। और बाकी जो शक्तियाँ हैं, या तो वो किसके पास रहेंगी, या तो वो राज्य के पास रहेंगी, या वो रहेंगी नागरिकों के पास, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि बिल ऑफ राइट्स में एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरे 10 बिल थे, ठीक है, 10 बिल का एक पूरा का पूरा इसको हम रिजल्ट मान सकते हैं कि 1791 में इसको अपनाया गया और कहा गया कि सरकार को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने पावर दी है, सिर्फ वही उसकी पावर है, बाकी जो पावर है वो या तो राज्य के पास सेफ है या फिर नागरिकों के पास। तो कुछ एक ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो या तो राज्य को प्राप्त है या फिर नागरिकों को, उनके ऊपर सरकार कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये जो है प्रथम 10 संशोधनों द्वारा इसको लाया गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं किसके? ठीक है, ये बताइए जरा। तो ये हैं तीनों अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, ठीक है, ये किसका है? अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। इसी में मेंशन किया गया था कि जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता और बहुत सारे अधिकार मिले थे, ठीक है। और ये हम कौन सी डेट में मेंशन करेंगे इसको? 4 जुलाई 1776, ठीक है, 1776। इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में ये सब चीज़ें मेंशन की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले, और उसके हिसाब से ही यहाँ पर मैं आंसर करूँगी। तो इसमें जो है स्वतंत्र नहीं का ऑप्शन है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर लग रहा है इसका वो रशिया है, ठीक है। इंग्लैंड, भारत और अमेरिका है, लेकिन जो नहीं है वो है रशिया, क्योंकि यहाँ के जो न्यायाधीश है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पार्टी के प्रेशर में आए रहते हैं और ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व। ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है अपनी बुक में भी, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर दीजिए अभी। स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, ये नारा है किसका? हमने अभी बात कर ली है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र की। आयरलैंड भी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार में भी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें। क्योंकि आपने जब आपसे पॉलिटिक्स में, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि 1789 की जो रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था, उसमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बात की जाती है और ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। तो इसको तो ध्यान से आप याद ही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस देश को, क्योंकि देखो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसका जो मेन जो बेस था वो यही था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो ठीक तरीके से निर्णय ले पाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन चीज़ों को लेकर ये क्रांति हुई थी। तो ये 3 चीज़ हम मेन इनमें बोली जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है?
कौन से देश को माना जा सकता है? तो ये माना जा सकता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो है स्वतंत्र नियामकीय आयोग, ये एक तरीके का वहाँ का प्रशासकीय इकाई है। ठीक है, प्रशासकीय इकाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। मंत्रिपरिषद जो है वो जहाज रूपी शासन को चलाने वाला एक पहिया है। ये बात जो है ये किसने बोली है? तो ये बात जो है रैमजे म्योर ने बोली है। किसने? रैमजे म्योर ने बोली है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा डी, राजनीतिक सत्ता। क्योंकि मैक्स वेबर ने बात की है कानूनी सत्ता की, परंपरागत सत्ता की और करिश्माई सत्ता की। ठीक है, इसको ये जो करिश्माई सत्ता है इसको हम श्रद्धा पर आधारित भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इन तीनों के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक सत्ता के बारे में बात नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्षविहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा गया है? ये अभी हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए बताना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। किसे? स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, जो कि एकदम फ्री होता है। ठीक है, और इसको यहाँ की फोर्थ शाखा भी कहा जा सकता है। फोर्थ शाखा के साथ साथ कांग्रेस की भुजा, क्योंकि इसके कंट्रोल में रहती है, ये कांग्रेस के कंट्रोल में रहती है, इसलिए इसको कांग्रेस की भुजाएं भी कहा गया है। तो बस आज के हमने 25 क्वेश्चंस एकदम कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही घर पर सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय।